Hello and a very warm welcome to all of you out there. This is our third part of our topic and entrepreneurship development. पहले दो पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि entrepreneur क्या होता है, entrepreneurship development क्या होता है, entrepreneurship क्या होती है. With proper examples we also studied कि after all entrepreneurship development पढ़ना ज़रूरी क्यों होता है. entrepreneur वो आदमी होता है जो पहली बार अपना काम शुरू करता है. वो आदमी होता है जिसे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, क्वालिटीज़ पढ़े, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ही पढ़ा. नाउ वी आल्सो स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, एंड देन वी आल्सो स्टडीड अबाउट द वेरियस causes and failures of an entrepreneur. With that we studied the role of entrepreneur in Indian economy. हमने ये बताया था अपने पिछले वीडियो में और पहले दो वीडियोस में एक्चुअली बता चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना क्यों ज़रूरी है. यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. जो स्टूडेंट्स होते हैं जो हु आर मूविंग आउट ऑफ द कॉलेज एट वन विथ हु आर फिल विथ फ्रेश आइडियाज़. ठीक है, तो क्या होता है कि हर एक कॉलेज में ना हर एक चाहे जो भी सेमेस्टर्स में आप हों, जिस भी स्ट्रीम में आप हों, वन सेमेस्टर हैज़ अ पेपर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप का अलग अलग से कोर्सेज भी होते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ वन ऑफ द पेपर हैज़ टू बी एंटरप्रेन्योरशिप. व्हाई? बिकॉज आप लोग के पास फ्रेश आइडियाज़ होते हैं, आप लोग नया ब्लड हो, नए जनरेशन हो, नए आइडियाज़ आपके पास होते हैं, तो यू वांट टू इम्प्लीमेंट, बट एट टाइम वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द काइंड ऑफ रिसोर्सेज वील हैव और द काइंड ऑफ हेल्प वी हैव. तो क्या होता है, तो ये वाले जो आपको जो ऑलरेडी आप लोग को असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है थ्रू योर वेरियस कोर्सेज, आप लोग ये अवेयर होते हैं कि आफ्टर ऑल हमारा क्या क्या कहाँ कहाँ हमें हेल्प मिल सकती है, क्या क्या व्हाट आर द वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल. इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि हम लोग अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Then what was one of the most important topics was project formulation. Almost all the question papers of every year एक question project formulation पे होता ही होता है, क्योंकि जब कोई आइडिया आता है किसी के दिमाग में तो आपको यू हैव टू पुट इट ऑन पेन एंड पेपर. तो उसको प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन कहते हैं. प्रोजेक्ट पूरा बनाना जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें होती हैं. उसके बाद हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस पढ़ा था. Then project report is important because once you have to pen down in the form of a project report. और जब आप बैंक के पास जानते हैं लोन के लिए, या फिर आप जाते हैं फॉर ट्रेड लाइसेंसिंग, किसी चीज़ के लिए भी ट्रेड आप जाते हैं, तो उसमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. देन हमने प्लांट सिलेक्शन वगैरह पढ़ा था कि कैसे हम लोग प्लांट सिलेक्शन करते हैं. Now next that we have to study is the critical path method and project evaluation method. देखिए क्या होता है दे आर टू मेथड्स जिसमें हम लोग इवेलुएट करते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे और किस टाइम पे कैसे ख़त्म हो जाएगा और उसमें देरी नहीं हो, अच्छे से टाइम ख़त्म हो जाए. एक होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, एक होता है प्रोजेक्ट इवेलुएशन मेथड, या फिर उसे हम लोग पर्ट भी कहते हैं, जिसे प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक भी कहते हैं. अब क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जो भी काम करना है, the organization has to it gives you certain प्रोजेक्ट में वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से टास्क हैं. फिर वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सब टास्क ख़त्म करने में, मतलब जैसे मान लीजिए एक कोई टास्क ख़त्म करने में, एक प्रोजेक्ट ख़त्म करने में मान लीजिए 10 उन्हें टास्क दिखते हैं. 10 टास्क में जैसे सपोज इट इज़ फ्रॉम ABCDEFGHIJ till J. Now they say that वो लोग ए का पहले निकालते हैं कि ए को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, राइट. उसके बाद वो लोग ये देखते हैं कि ए को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, प्लस उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ख़त्म करने में. देन वो लोग बी का देखते हैं. ये सारे जब उन्होंने देख लिया, उसके बाद वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जो इसमें से टास्क है क्रिटिकल है. क्रिटिकल मतलब इम्पॉर्टेंट. वो लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन से क्रिटिकल टास्क है जो एक्चुअली इम्पैक्ट करेंगे सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट को, राइट. जब वो लोग ये वाला चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद एक रफ डायग्राम बनाते हैं कि किस किस तरीके से जाने से हमारा टास्क समय पे ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो समय पे ख़त्म हो जाएगा. बिकॉज यू सी व्हेन अ प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड,
the person, the organization puts in lot of time, money, effort सब लगाते हैं. अगर ज़्यादा टाइम लगता है, ये मान लीजिए it instead of 2 years the project is being completed in 5 years, तो क्या होगा, उनकी ज़्यादा टाइम, उनके ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगा, विच इज़ इट विल टेक अ टोल ऑन हिम, क्योंकि पैसे लग रहे हैं आपके. तो क्या होता है कि वो लोग कोशिश करते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए उन्होंने रखा कि पहले डी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, इसलिए तो वो पहले सारे इंपॉर्टेंट टास्क ख़त्म करते हैं, उसके बाद बाकी टास्क ख़त्म करते हैं. मान लीजिए डी उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट टास्क लगा, डी के बाद उन्हें मान लीजिए जे लगा, उसके बाद ई लगा, फिर मान लीजिए ए लगा, वट एवर इज अ सीक्वेंस. अब मान लीजिए उन्होंने निकाला कि डी को ख़त्म करने में मैक्सिमम उन्हें लगेगा 20 डेज़. अब 20 डेज़ में जो है तो वो फॉलो अप करते हैं. 20 डेज में 10 डेज़ में देखा कि आधा काम ख़त्म हो गया है. अगर ख़त्म हो गया तो वेल एंड गुड, मतलब काम ठीक से चल रहा है. लेकिन मान लीजिए आधा काम भी नहीं ख़त्म हुआ है, तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू रीशेड्यूल इट. चाहे वो लेबर बढ़ाएं, चाहे वो वर्किंग आवर्स बढ़ाएं, चाहे वो, अगर मान लीजिए सबसे पहले हमारा टास्क जे था, उसके बाद अगर सबसे डी था, उसके बाद जे था, तो जे में जो भी टास्क लग रहे, जितने दिन लग रहे उससे कम करेंगे कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है. तो ये बेसिकली एक मेथड यही है कि सबसे पहले क्रिटिकल टास्क इवैल्यूएट, सबका टाइम आप देखो क्या क्या टास्क है बेसिक उसके में कितने टाइम लग रहा है, उसके बाद क्रिटिकल टास्क इवैल्यूएट करो टाइम के हिसाब से, सबसे जो आपको लगता है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है प्रोजेक्ट को, और आप लोग उसके बाद उसको फॉलो अप करो. और इसका ये एक प्रिसाइज शेड्यूल बताता है, जो बताता है कि एक प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में द एंड डेट, व्हाट विल बी द एंड डेट ऑफ फिनिशिंग अ प्रोजेक्ट, right? So this is what is critical path method. The critical path method, because they are critical, because they are success or failures of the project. And it was first it was first in 1950s in the United States that it was actually adopted and is now internationally used for all types of project, चाहे वो construction हो, aerospace हो, computing हो, product development और research हो. इसमें है आपको सबसे इम्पोर्टेंट टास्क आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा. ये वही है जो हमने ऑलरेडी बताया कि लिस्ट ऑफ सारे टास्क निकालो, डिपेंडेंसीज निकालें और फिर सबके ड्यूरेशन निकालें. फिर देखेंगे कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ लगता है काम ख़त्म करने में और कौन सा अर्लीस्ट पाथ होता है ख़त्म करने में. और जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ख़त्म करके हमारा टाइम पे ख़त्म हो जाए. सो ये एक बेसिकली एक रफ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू द प्रोजेक्ट मैनेजर कि ऐसे ऐसे हमें काम पे चलना है. एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. तो इससे क्या होता है, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. जैसे बोला कि आपने एस्टिमेट किया था कि जो टास्क डी है उसको ख़त्म करने में 20 डेज़ लगने हैं, तो आपको एक पता चल रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है कि नहीं. आप वापस 10 डे में रिव्यू करेंगे ना, फॉलोअप करेंगे कि मेरा काम ठीक चल रहा है कि नहीं. 20 दिन में सच में एक्चुअली टास्क डी ख़त्म हो जाएगा, विल वी बी एबल टू स्विच ओवर टू द नेक्स्ट टास्क, कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेंगे. इससे क्या होगा, यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द टास्क ऑफ द प्रोजेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ योर टीम. जो भी टीम है आपकी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की टीम है प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए, एंड ऑल द नेसेसरी टास्क का रिटर्न, एंड देन जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है उसको सबसे पहले वो लोग करने की कोशिश करेंगे. सो टू हेल्प यू और टू हेल्प द पर्सन, आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हिच टास्क मस्ट टेक प्लेस बिफोर इट बिगिंस. सबसे पहले कौन सा काम करना है मुझे, उसका उसी के साथ वो जितना, अगर डी टास्क इम्पॉर्टेंट है, क्या जे उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्या हमको साथ साथ में करना है, क्या उसके बाद हम कर सकते हैं, क्या हम उसके तुरंत बाद कर सकते हैं. देन उसके बाद अब ये आपको ये बेसिकली डिटरमिन करने का हुआ. पहले हमने टास्क में डिवाइड किया, अलग अलग काम में डिवाइड किया, टास्क मतलब काम, और उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ये टास्क समय पे ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देन यू कैलकुलेट द ईच ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ ईच ऑफ द टास्क. और उसके बाद है कि एक रफ डायग्राम बनता है विद द हेल्प ऑफ मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर. देन एक क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई होता है, क्रिटिकल पाथ होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है. एंड देन दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट डेडलाइंस. और कहीं प्रॉब्लम हुआ, फॉलोअप करना है, देखना है, रिव्यू करना है. कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप उस डायग्राम को रिफ्रेश करके दोबारा से बना के फिर से काम पे शुरू करें, ताकि आपका टाइम समय पे और अच्छे से ख़त्म हो जाए. क्रिटिकल पाथ मेथड की काफ़ी एडवांटेजेस हैं. इसमें पहला एडवांटेज बताता है कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द टास्क, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाथ ऑफ द टास्क बेसिकली, कि कैसे कौन सा कैसे ख़त्म हो रहा है, किसके बाद क्या हो रहा है. एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है टाइम रिक्वायर्ड का, और साथ ही साथ फॉलोअप टास्क भी होते हैं ताकि हम लोग
डिलेज अवॉइड कर सकें। तो इससे हमारे फ़ायदे क्या होंगे? इट हेल्प्स रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, बिकॉज इसी सिंपल कि डी है, जे साथ में इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, उसकी बात कर सकते हैं कि नहीं डी टास्क के बारे में। साथ ही साथ अगर 10 दिन में नहीं ख़त्म हो रहा है आधा टास्क, तो क्या हम 11वें दिन में कैसे काम करेंगे? तो क्या होता है, जो अगर हम फॉलोअप कंटिन्यूसली कर रहे हैं और हमने पहले डिसाइड करके रखा हुआ है कि इस टास्क, जो भी पर्टिकुलर टास्क को 20 डेज़ में ख़त्म करना है, इस प्रोजेक्ट को इतने दिन, महीनों में, इतने साल में ख़त्म करना है, तो हम लोग टाइम रिव्यू करके उसको, अगर मान लीजिए कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा कम टाइम लग रहा है, तो दोबारा से डायग्राम बना के जो रिफ़्रेश करते हैं, डायग्राम जो बोलते हैं आप मैनुअली बाई यूजिंग सॉफ्टवेयर आप रिफ़्रेश करते हैं, ताकि हम लोग काम समय पे ख़त्म कर सकें। इससे क्या होगा कि आपके डिलेज कम होंगे। साथ ही साथ जो बजट के साथ जो चलना है, बजट कंप्लायंस मतलब बजट के साथ जो चलना हुआ, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, एफिशिएंट होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छे से चलेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ CPM। Now what is PERT? PERT is Program Evaluation and Review Technique. देखिए, प्रोग्राम को इवेल्युएट करके रिव्यू करने का, इट जस्ट गो बाय द टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ये PERT कब शुरू हुआ, ये इसका बेसिक्स जो सामने में दिया हुआ, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस, कि 1958 एंड 1959 में शुरू हुआ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग इंजीनियरिंग जो भी है बढ़ा था, बाय द टेक्निक्स ऑफ गैंट एंड टेलर, जो अभी नहीं एप्लीकेबल है। It was introduced by US Navy in 1958 on its Polaris weapon system. Booz Allen and Hamilton were the management consulting firm जिन्होंने ये बनाया था. Then DuPont company started a new project of the similar technique with called a critical path method almost at the same time. इसमें क्या करते हैं, जो PERT में जो है, जो नेवी में स्टार्ट हुआ था, जो PERT और टाइम डेवलपमेंट इन अर्ली 90s, इसमें क्या होता है, पहले वो प्रोग्राम देखा या प्रोजेक्ट देखा, प्रोग्राम बोलो जो प्रोजेक्ट देखा। प्रोजेक्ट में क्या होता है, पहले इसमें भी क्या होता है, जैसे CPM में हमने किया था उसी तरह इसमें भी क्या होता है, जो भी प्रोग्राम नाम ले रहे हैं, प्रोजेक्ट हुआ, प्रोग्राम हुआ, उसको हम लोग अलग अलग सेट ऑफ टास्क में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कोई भी काम होता है तो हम लोग उसको पहले उसको एक्टिविटीज़, इवेंट्स जो भी है, क्योंकि ऐसे हम मुझे उसमें CPM वाले में था कि P करना है, ABCDEF अलग, इसमें क्या कर रहा है, वो लोग उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स, और उसका जो भी एक नेटवर्क टाइप होता है कि अच्छा इसके बाद D के बाद J करना है, J के बाद F करना, जो भी है, तो वो एक जितने भी इवेंट्स उस प्रोग्राम के लिए ज़रूरत है, क्योंकि प्रोग्राम का इवैल्यूएशन करना है, पूरा प्रोग्राम देखा या पूरा प्रोजेक्ट देखा, सारे जितने भी उसके पार्ट्स है उसको पूरा अलग अलग किया, उसके बाद जितना भी उसका प्रॉपर, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स, और एक जो वर्क ब्रेक डाउन करके स्ट्रक्चर बनाया, राइट। नाउ दी स्ट्रक्चर्स जो वो लोग बनाते हैं, ये दे आर हाईली लॉजिकल, मतलब जो एक दूसरे से जो रेलिवेंट होते हैं ना, कि जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं वो लोग सब कुछ जाने की कोशिश करते, कवर करने की कोशिश करते हैं। ये क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सबको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और ये नंबर ऑफ इवेंट्स कैन गो टू अप टू 100 और मोर, लेकिन 10 से कम नहीं हो सकते हैं। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि जब टाइम इलैप्स क्या होता है हर एक चीज़ को काम करने के लिए, सी ऑन अ 3 वे basis for each activity on that time estimates must be made. Then the time slacks and critical paths are evaluated. Critical path is the manner of which highest expected time. पहले वाले में क्या किया था, CPM वाले में उन्होंने देखा था कि सबसे पहले टास्क डिवाइड किया था, उसमें से क्रिटिकल टास्क को निकाला था कि सबसे पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद उन्होंने पाथ बनाया था। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने बहुत सारे क्रिटिकल्स बना दिए, सबका इवैल्यूएट किया कि भैया कितना टाइम सब में लग रहा है, और जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको सबसे इंपॉर्टेंट बना के सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, राइट। दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोग्राम इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट किया एंड देन उसको रिव्यू करते हैं। ना एडवांटेजेस ऑफ PERT इज़ क्या होता है, इट इज़ अगेन आपका बजट के साथ चलने में हेल्प होता है, फॉलोअप होती है, ये सब जो ऑलरेडी एडवांटेजेस जो आपकी क्रिटिकल पाथ एनालिसिस के साथ वो तो है ही है। साथ ही साथ होता है कि बहुत एफर्ट लगाया जाता है इसमें कि सारा काम जो होता है, क्योंकि नेटवर्क ऑफ प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे क्रिटिकल पाथ्स हैं, सब क्रिटिकल पाथ्स हैं, तो लॉट ऑफ एफर्ट इज़ पुट इन सो दैट द एंटायर थिंग्स गोज ऑन शेड्यूल। उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पे डेविएशन होता है प्रोग्राम से, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर इज़ अनसर्टन, तो कभी मान लीजिए डेविएशन होता है प्रोग्राम से, तो क्या होता है, एक डिसीजन मेकर जो स्टैटिस्टिकली बहुत
वेल इक्विप्ड होते हैं, जिन्हें पता होता है कैसे क्या काम करना, जो डिसीजन मेकर या जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है। नहीं तो फिर जो इन लोग सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो लोग उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। For example, the capacity to calculate the effect of the alteration of the program is the third most important advantage. क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि आपका काम कोई टाइम पे नहीं चल रहा है, तो आपने थोड़ा सा प्रोजेक्ट को जो है उसको ट्विस्ट कर दिया, एज इन जैसे सीपीएम में भी क्या था कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, फॉलोअप कर रहे हैं, आप दूसरा उसको जो भी है मैनुअली या थ्रू सॉफ्टवेयर दूसरा बना दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप लोग दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा दूसरे प्रोग्राम्स पे, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा दूसरे टास्क पे या दूसरे रिसोर्सेज पे, वो भी निकाल सकते हैं। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ डेविएशन in the actual time required for an activity from what has been anticipated can also be evaluated by the PERT. जो आपने इट इज़ अ रिव्यू टेक्निक, तो ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट क्या पड़ा है इस डेविएशन का वो आप निकाल पा रहे हैं। देन अ लार्ज पोर्शन ऑफ द sophisticated data can be shown in a suitable diagram from which joint decisions can be made by both customer and contractor. उसमें क्या था कि सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टर था जो काम कर रहा था वो सिर्फ अपने जो डेविएशंस कर रहे थे और काम कर रहे थे, इसमें कस्टमर के साथ वो लोग मिलकर कर सकते हैं। दिस वर्ड अबाउट सीपीएम एंड PERT. नाउ वी कम टू स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है S is for strength, W is for weakness, O is for opportunity, as T is for threat. You see, when one is working in an environment, when business environment, जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट दो टाइप के होते हैं, ये हम पहले स्लाइड अपने पहले वीडियोस में भी कह चुके हैं। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। जो इंटरनल एनवायरनमेंट्स होते हैं वो आपके कौन कौन होते हैं, चाहे जो इंटरनल एनवायरनमेंट्स होते हैं वो आपके एम्प्लॉयज़, आपके जो भी अवेलेबल जो आपके इंटरनली जो डायरेक्टली आपको इफेक्ट करे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, एक मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होते हैं जो एक्चुअली लाइक कस्टमर्स, जो डायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है, लेकिन बिना कस्टमर्स के आप चल नहीं सकते। आपके कॉम्पिटिटर्स वो भी डायरेक्टली आपके प्रोग्राम के पार्ट नहीं है, आपके प्रोजेक्ट के पार्ट नहीं है, लेकिन आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है या जो भी आप काम कर रहे हैं या जो सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स पे काफ़ी डिपेंड करता है, या सब्स्टिट्यूट्स जो भी है। सब आपके सप्लायर्स। एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट में होता है जो टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, ये सारे जितने फैक्टर्स होते हैं ये सारे आपके मैक्रो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। ये एक ब्रीफ आइडिया हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब क्या होता है, व्हेन वी स्टडी अबाउट अ बिजनेस एनवायरनमेंट, जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखते हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स एनालाइज कर पाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जो सामने से दिखते हैं, देखिए क्या होता है ना, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन लोग का ये वाला उनमें एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो सामने जो अपॉर्चुनिटी आता है उसको, बिकॉज दैट अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल इन एनवायरनमेंट एंड इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस टू सी, but there are just some people who actually can see that opportunity, वो keep their eyes ears open कि नहीं अभी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का है। थ्रेट, सामने से कहाँ से हमें मुश्किल आ सकती है। जब आप इंटरनल एनवायरनमेंट्स देखते हैं तो आप इंटरनल एनवायरनमेंट्स में आप एडवांस क्या देख सकते हैं कि मेरे स्ट्रेंथ क्या क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या क्या है। जब आप स्ट्रेंथ देखते हैं तो इट हेल्प्स टू गिव यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन सेंस कि आप जानते हैं कि आप दूसरे से बेहतर कैसे हैं, राइट। तो आप एक मार्केट लीडर या फाइनेंशियल जो भी है उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम जब अपना इंटरनल एनवायरनमेंट देखते हैं या इंटरनली अपने आप को एक्सेस करते हैं तो हम अपने वीकनेसेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। जब अपने वीकनेसेस को एक्सेस कर सकते हैं तो वी नो दैट व्हाट आर द एरियाज दैट वी रियली नीड टू वर्क अपॉन। क्या क्या एरियाज है जहाँ हमें अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक स्वॉट एनालिसिस होता है जब बिजनेस को आप पूरे अच्छे से पढ़ा जो है उसको एनालाइज करते हैं टू स्टडी द वेरियस स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। नाउ देयर आर कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होती है? कॉम्पिटेंसीज आर दो स्किल एंड टास्क एट विच यू एक्सेल एंड आर वैल्यूड बाय योर कस्टमर। कोर मतलब क्या होता है? सबसे बेसिक। कॉम्पिटेंसीज आर समथिंग यू आर वेरी गुड एट। तो क्या होता है कि कोई भी बिजनेस जो होता है, it has certain
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन सेंस कि कोई एक चीज़ होती है जिसके कारण वो मार्केट में आउटस्टैंडिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल आप एक पॉन्ड्स क्रीम को ले लें. पॉन्ड्स क्रीम इज़ अ वेरी बेसिक क्रीम, राइट. जब सिंस एजेस वो पॉन्ड्स क्रीम आ रहा है. इसके बाद जब लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 में, उसके बाद कितने सारे क्रीम्स आए. यू गो टू एनी मल्टी शॉप, यू गो टू बिग बाज़ार फॉर दैट मैटर, यू सी अ प्लेथोरा ऑफ ऑल द ये क्रीम्स अवेलेबल. बट देन व्हाट हैपेंस इज हाथ जाता हमेशा पॉन्ड्स की तरफ. निविया वगैरह सब आदमी ट्राई करता है, लेकिन वो बेसिक क्योंकि हम लोगों ने अपनी मम्मी को देखा है, हम लोग अपनी दादी को देखा है. अच्छा, हाथ वाथ पे लगाने के लिए दैट इज़ द बेस्ट क्रीम. क्या होता है, एक एक आपका क्योंकि एक कस्टमर एक लॉयल्टी बन जाती है. साथ ही साथ ना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग उन्होंने कर रखी है. जैसे आप टाटा का देखें. टाटा का क्या होता है, यू सी हाउ डज इट गो. टाटा का आप देखें, टाटा का द कंपनी इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन उन्होंने अपना गुडविल और अपना ब्रांड नेम इतना सही बना के रखा हुआ है कि टाटा की हम लोग व्हाट डू वी नो टाटा फॉर, वी नो टाटा फॉर द ऑटोमोबाइल्स मोटर्स. लेकिन उसके बाद तनिष्क आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी इफ़ यू वांट टू बाय गोल्ड गो टू तनिष्क, लाइक वेरी गुड. उसका टाटा का नमक आया, नमक आई मीन सॉल्ट, बट वी गो बिकॉज वी नो दैट टाटा का नमक इफ इट टाटा इट हैज़ टू बी गुड. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है. तो वी नो दैट वट एवर द प्रोडक्ट दे कम अप विथ इट विल बी गुड. टेक रिलायंस फॉर दैट मैटर. रिलायंस का क्या है, उन्होंने उनका हम लोग व्हेन वी थिंक अबाउट रिलायंस, वी थिंक अबाउट रिलायंस इन्फोकॉम और समथिंग लाइक कम्युनिकेशंस टाइप जो मोबाइल वगैरह से रिलेटेड है. बट देन देयर वाज रिलायंस फ्रेश एंड देयर इज रिलायंस ट्रेंड्स एंड दीज आर इक्वली गुड. तो what is it? It is because of the brand they have created that we trust कि ये लोग सब अच्छा ही लेके आएंगे. तो these are the core competencies. टोयोटा कंपनी है, टोयोटा कंपनी जो है वो अपनी उनकी कोर कॉम्पिटेंसी उनकी कार है. स्टारबक्स है, स्टारबक्स की कोर कॉम्पिटेंसी उनकी फुल फ्लेवर्ड कॉफ़ीज़ होती हैं. तो when could have one imagined that we'll actually sit in a shop just to drink a Starbucks or coffee? It's very expensive but we do sit because उन्होंने अपनी वैसी ब्रांड बना के रखी है. तो आपको क्या करना है, जो भी काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें अपने कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करने हैं. और ये कोर कॉन्फिडेंसीज उनका एसेट है, उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनको हेल्प करता है अपना कंपटीशन बीट अप करने में. कॉफ़ीज़ का कितना सारा कॉफ़ीज़ आया होगा, कितना सारा कॉफ़ी शॉप्स है. There's Cafe Coffee Day and there's other coffees. There's either, but then Starbucks is Starbucks or Cafe Coffee Day is for that matter Cafe Coffee Day. We go to that place. McDonald's is McDonald's and Subway सबका अपना core competencies है. तो क्या होता है, आपको जब आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज में आपको पता होता है तो आप उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं और उसको दैट इज़ योर कोर कॉम्पिटेंसीज विच यू एक्सेल एट. दीज एडवांटेजेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस क्या होता है कि ये आपको एनालाइज करने में हेल्प करते हैं कि क्या क्या आपके कोर कॉन्फिडेंसीज हैं, आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं. वो उसको आपको स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में कोशिश करते हैं, हेल्प करते हैं कि आप कैसे बिजनेस फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं. देन डिसएडवांटेजेस क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग सी एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वी थिंक कि नहीं सब चीज़ तो अच्छा चल रहा है, यही स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है, और एज फॉर दैट मैटर वी टेंड टू ओवरलुक सर्टन थिंग्स. या हम लोग जनरली किसी अलग गलत चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं या किसी जो ज़रूरी है उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, और ये प्रोसेस कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है. तो व्हाट वी डू इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंस दैट वी फोकस ऑन एनालिसिस. डिस्क्रिप्शन में बाद में जाए, इम्प्लीमेंटेशन में, प्लानिंग में, ठीक है ये ज़रूरी है करना, लेकिन फर्स्ट थिंग इज़ आइडेंटिफाइंग आवर कोर कॉम्पिटेंसीज, आवर स्ट्रेंथ, एंड देन वर्किंग ऑन इट. द नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, STED. साइंस एंड डेवलप इसमें क्या होता है, दे ट्राई टू ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर एक नया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं या जो प्रोजेक्ट इन्हांस करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. द प्रोजेक्ट का क्या होता है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज एंटरप्राइजेज जो होते हैं वो लोग साइंस टेक्नोलॉजी करते हैं और साइंटिफिक तरीके से वो लोग कोशिश करते हैं सारे अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने का. करेंटली द STD प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 43 प्रोजेक्ट्स एंड इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो भी है पॉजिटिव टू आइडेंटिफाई पॉसिबल रिसोर्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स इन रीजन कवरिंग बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. रिसोर्स बेस्ड प्रोजेक्ट क्योंकि
वो प्रोजेक्ट ढूंढ के उन्हें निकालना है, ठीक है, कि जो आप उसमें